अब अगर तेरी फॉर्मेलिटी हो गई हो तो चल निकल यहाँ से और सुबह से पहले कमरे से बाहर दिख मत जाइयो वरना। आदि रोनित को ताना मरते हुए बोला। जिस पर रोनित चिढ़कर कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, इसमें धमकाने की क्या जरूरत है। कहकर रोनित अपने कमरे की तरफ चला गया। रैनी खुद से बड़ा डर रहा था। हो ना हो सारा कांड आप दोनों को किया धरा है। मैंने उसका बदला नहीं लिया तो मैं भी आपका इकलौता साला नहीं। रोनित अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए चला गया। अमन और आदि ने रोनित को जाते हुए देख एक दूसरे की थम्स अप का इशारा किया। उसके बाद दोनों वहां से चले गए। वही रोनित अपने खुराफाती दिमाग में कोई खिचड़ी पका रहा था। अब पकाए भी क्यों ना, आखिर उसे अपने जीजा यानी अमन और आदि से बदला जो लेना था। रोनित कमरे में जाकर बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगा। अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई। रोनित अपनी आंखों में चमक लिए बोला, जीजू आपने मुझे मेरी जान के पास जाने से रोका, तो अब मैं भी देखता हूँ आप चैन की नींद कैसे सोते हो। रात के 2 बजे आदि और रूही आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। तभी कोई उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है, जिसकी आवाज सुन आदि की नींद खुल गई। आदि अपनी आंख मलते हुए खुद से बोला, अबे यार अब कौन इतनी रात को नींद खराब करने आ गया। आदि रूही को उठा उससे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन रूही ठहरी कुंभकर्ण की छोटी बहन वो नींद में कसम साते हुए आदि से बोली, तुम खुद जाकर देख लो और मुझे सोने दो। अगर तुम्हारी वजह से मेरे डार्क सर्कल्स हुए न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आदि अपनी आंखें छोटी कर रूही को घूरते हुए मन में कहता है, अब दरवाजा खोलने के बीच में ये डार्क सर्कल्स कहाँ से आ गए। उफ, ये लड़की भी न एक दिन मुझे भी अपने जैसे पागल बनाकर छोड़ेगी। कहते हुए आदि बेड से उठा और लाइट्स चालू करके दरवाजा खोलने गया। जैसे ही आदि दरवाजे पर खड़े शख्स को देखता है उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो चिढ़ते हुए बोला, साले साहब आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं। जी दरवाजे के बाहर कोई और नहीं, हमारे प्यारे रोनित जी ही है। रोनित आदि को देख थोड़ा डर कर बोला, वो जीजू वो मेरे कमरे में। रोनित को डरा देख आदि बोला, अबे पहले हकलाना बंद कर और फिर बात। रोनित आदि को चिढ़ा हुआ देख मन ही मन हंस रहा था, लेकिन अपने एक्सप्रेशन को छुपाकर डरने का नाटक करते हुए रोनित बोला, वो मेरे कमरे में कोई है। आदि मुंह बनाते हुए बोला, अरे इतनी रात को तुम्हारे कमरे में कौन आएगा। रोनित फिर से डरी लेकिन ऊंची आवाज में बोला, भूत। रोनित के ऐसे चिल्लाने से रूही जो कि अपने घोड़े गधे सब कुछ बाच बाच कर सो रही थी, वो लगभग उछलते हुए बेड से उठी और सीधा जाकर आदि की गोद में चढ़ उससे छोटे बच्चों की तरह लिपट गई और डरते हुए बोली, भूत भूत कहाँ है भूत। रूही की इस हरकत से आदि हैरान था। वही रोनित बिल्कुल नॉर्मल, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होने वाला था। रूही को शुरू से भूतों चुड़ैलों से बहुत ज्यादा डर लगता था, इतना कि वो कभी भी अकेले नहीं सोती थी, हमेशा अपनी माँ और फिर उसके बाद फिर मीरा के साथ। वो हॉरर स्टोरी कुछ ज्यादा ही पढ़ती थी, इसलिए उसके मन में भूत प्रेत की बातें हमेशा चलती रहती थी। रूही अभी भी आदि से चिपकी थी, जिससे इरिटेट होकर आदि रूही को अपनी गोद से नीचे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन हमारी रूही रूही कहाँ जो मान जाए। रूही कसके आदि के गले में अपने हाथ लपेट लेती है, जिससे चिढ़कर आदि बोला, ये क्या हरकत है रूही, नीचे उतरो अभी। जिस पर रूही बोली, नहीं मैं नहीं उतरूंगी, अगर मैं उतरी और भूत मुझे पकड़ कर ले जाएगा। आदि रूही को समझाते हुए बोला, रूही ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, ये सब बस वहम है। जिस पर रूही आदि को डांटते हुए बोली, चुप रहो तुम, भूत चुड़ैल होते हैं,
हमारे यहाँ पीपल के पेड़ में एक उल्टा पैर की चुड़ैल रहती थी जो मुझ जैसे मासूम बच्चों को उठाकर ले जाती थी और उनका सारा खून पीकर उनका सूप बनाती थी। रूही की बात सुन आदि असमंजस में बोला, व्हाट, क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं, सच है। रूही आदि से बोली। फिर वो आदि को और भी भूतों के किस्से सुनाने लगी, जिसे सुन आदि ने अपना सर पकड़ लिया। वही आदि की ऐसी हालत देख रोनित को बड़ा मजा आ रहा था। रोनित हंसते हुए अपने मन में बोला, कहा था मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। आदि रूही को डांट भी नहीं सकता था क्योंकि उसके बाद रूही को संभालना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। आदि का मन रोने को हो रहा था। आदि के लिए रूही को संभालना किसी 10 साल की बच्ची को संभालने जैसा था। आदि अपने मन में बोला, ओ गॉड, मैं इसका क्या करूं? आदि खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है, फिर रूही से प्यार से कहता है, बेबी, वो सभी भूत आपके जयपुर में है, यहाँ नहीं, तो अब अच्छे बच्चों की तरह डरना बंद करो और मेरी गोद से नीचे उतरकर आराम से सो जाओ। लेकिन रूही कहाँ मानने वाली थी। रूही अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, रोनित ने भूत देखा। अगर वो हमारे कमरे में आ गया और मुझे उठाकर ले गया तो मैं तो भरी जवानी में ही मर जाऊंगी। अभी तो मुझे हमारे 10-12 बच्चे भी पैदा करने हैं। रूही की बात सुन आदि मुंह फाड़े उसे देखने लगा। वो बोला, अभी खुद का बचपना गया नहीं और इसे बच्चे चाहिए, वो भी 10-12। रूही कुछ बोलती उससे पहले रोनित रूही से बोला, सिस्टर, मैं तो बस आपको बताने आया था, मेरा काम हो गया। आप संभल कर रहना, कहीं सोते टाइम वो आपको उठाकर न ले जाए। चलो, बी गुड नाइट। इतना कहकर आदि को एक जीत वाली मुस्कान देकर रोनित आराम से वहां से चला गया। वही रोनित के बदले बिहेवियर को देख आदि समझ गया कि ये सब उसने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए किया। अब उसे रोनित पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदि रोनित को मन ही मन बहुत गालियां दे रहा था। आदि कमरे का दरवाजा लगाकर बेड पर आ गया। रूही को बेड पर बैठा इसे चादर के कवर कर बोला, तुम आराम से सो जाओ, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ यहाँ कोई भूत नहीं आएगा। इतना कह वो भी सोने के लिए लेटने लगा, तो रूही उसे रोकते हुए बोला, आप नहीं सोएंगे। अगर आप भी सो गए और रात में भूत आकर मुझे लेकर चला गया तो? नहीं नहीं, आप रात भर जागकर मेरी टकवारी करेंगे। आदि बोला, अपना पागलपन बंद करो, कोई भूत वूत नहीं आएगा। पर फिर भी जबरदस्ती आदि को रात भर जगाती है और खुद आराम से खर्राटे मारकर सो जाती है। अगली सुबह सभी लोग नीचे हॉल में बैठे थे। वही आदि का मुंह उतरा हुआ था, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे नींद की सख्त जरूरत है। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जिसे देख रोनित आदि का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या हुआ जीजू, आपके चेहरे का रंग इतना उड़ा उड़ा क्यों है? लगता है सिस्टर ने आपको रात को सोने नहीं दिया। रोनित की बात सुनकर आदि उसे गुस्से भरी नजरों से देखता है। वो कुछ कहता उससे पहले ही अमन उसके पास आकर बैठ गया। उसका चेहरा भी लटका हुआ था। जब आदि ने अमन का लटका मुंह देखा तो बोला, ओए, आज ये उल्लू जैसे शक्ल क्यों बना रखी है? अमन रोनी सूरत बनाकर बोला, क्या बताऊं भाई, उस छिपकली ने रात भर चैन से सोने नहीं दिया। रोनित जो आदि के बगल में बैठा था वो अमन की बात सुन थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, खबरदार जीजू, अगर आपने मेरी सिस्टर को छिपकली कहा तो मैं आपकी शिकायत उनसे कर दूंगा। अमन गुस्से में रोनित को देखता है। वो कुछ बोलने वाला था उससे पहले ही उसे अपने ऊपर किसी की आंखों की तपिश महसूस हुई। अमन अपना सर घुमाकर सामने देखता है जहां पर रूही वाणी नित्या मीरा के साथ अभय भी उसे ही घूर रहा था। सबको अपनी तरफ घूरते देख अमन जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोला, अरे मैंने साक्षी को छिपकली नहीं कहा, मैंने तो छिपकली को छिपकली कहा।
फिर अमन नित्या की तरफ इशारा करके बोला, साली जी बताएं ना सबको। अमन फिर अपने मन में बोला, कहीं सब मिलके मेरा कचुम्बर ना बना दे। ये साला हर बार हमें अपनी बातों में फंसा लेता है। उसे अब रौनक पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी नित्या बोली, वो कल रात को साक्षी के कमरे में छिपकली आ गई थी और उसी को भगाने में जीजू को पूरे 4 घंटे लगे। जिसे सुन सभी को अमन पर हंसी आ रही थी। आदि हंसते हुए बोला, तुझसे एक छिपकली भी नहीं भगाई जाती। तो अमन अपनी सफाई देते हुए बोला, नहीं भाई मैं उसे भगा रहा था, लेकिन वो हर आधे घंटे में वापस आ जाती। वही रौनक के चेहरे पर अलग ही चमक थी। इसका मतलब से काम भी साले साहब का था। रौनक सबको परेशान करता था सिवाय आकाश को छोड़कर, क्योंकि वो जानता था कि आकाश के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। सोम जाकर आदि और अमन से धीमे से बोला, मुझे इन सब में कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है, जैसे किसी ने जानबूझकर ये किया हो। सोम का साफ इशारा रौनक की तरफ था, जिसे वो दोनों भी अच्छे से समझ रहे। लेकिन फिलहाल में वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब तीनों ने मिलकर आकाश से हेल्प लेने का प्लान बनाया। कुछ ही देर में सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। नित्या भी अभय के साथ चली गई। अब पैलेस में वाणी और साक्षी थी। वाणी इस वक्त साक्षी के कमरे में थी। दोनों बात कर रही थी। बात करते हुए वाणी बोली, अभय नित्या को पसंद करता है। जिसे सुनते ही साक्षी खुश हो गई। साक्षी बोली, सच में अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्दी ही उनकी शादी करा देनी चाहिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, ये नीतू मेरी भाभी बनेगी। साक्षी की एक्साइटमेंट देख वाणी उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, ओ मेरी चेन्नई एक्सप्रेस रुक जा, सांस ले ले अच्छे से। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। वाणी की बात सुन साक्षी के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। तभी वाणी बोली, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक पहल किसी ने नहीं की। मतलब दोनों के बीच अभी बस दोस्ती ही है। अभी उनका टाका नहीं भिड़ा। जिस पर साक्षी बोली, तो हम क्या करें? जिस पर वाणी के चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान आ गई। वाणी मुस्कान के साथ बोली, वो सब मैंने सोच लिया है। अब बाकी है तो उसे करना। तो क्या करने वाली है अभय और नित्या को एक करने के लिए? क्या दोनों को अपने प्यार का एहसास होगा? और आदि और अमन रौनक से अपना बदला कैसे लेंगे? जीजा साले की नोक झोंक कब बंद होगी? ऑडियो बाय साकिल JX07। यहाँ वाणी और साक्षी दोनों नित्या और अभय की सेटिंग कराने का प्लान बना रही थी। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में अभय की नजर नित्या पर से हट नहीं रही थी। वो गुस्से में नित्या और उसके साथ खड़े लड़के को देखकर जल भुन रहा था। अभय अपने केबिन में बैठा वहां की खिड़की से नित्या के केबिन में झांक रहा था, जहां नित्या अपने ही एक कलीग से बात कर रही थी, साथ में दोनों हंस भी रहे थे। जब अभय ने नित्या को हंसते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। अभय खुद से बड़बड़ा कर बोला, ये लड़की क्या जरूरत है किसी के सामने ऐसे दांत निकालकर हंसने की? मेरे सामने तो कभी नहीं हंसती और ना ही मुझसे ऐसे बात करती है। और अब देखो। तभी अभय देखता कि लड़के ने हंसते हंसते अपना एक हाथ नित्या के कंधे पर रख दिया था, जिसे देखते ही अभय की आंखें गुस्से से लाल हो गई, जैसे उनमें खून उतर आया हो। अभय को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बुरा किस बात का लग रहा था। अभय जल्दी से लैंडलाइन फोन से नित्या को कॉल कर अपने केबिन में बुलाता है। अभय को गुस्से में देख नित्या भी हैरान थी। उसके कलीग जिसका नाम विवेक था, जब उसने नित्या को परेशान देखा तो उससे पूछा, नित्या जी क्या हुआ? नित्या हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, हमें सेव के केबिन में कुछ काम है। इतना कहकर नित्या टेबल में रखी फाइल लेकर अभय के केबिन में चली गई। नित्या सेबन के बाहर दरवाजे पास खड़ी थी।
उसे डर लग रहा था। वैसे भी वो अभय के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। अभय अपने लैपटॉप में नित्या की सारी हरकतें देख रहा था, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब बहुत देर तक नित्या नहीं आई, तो अभय खुद ही उसे अंदर आने को कहता है। अभय की आवाज सुन नित्या डरते हुए अंदर गई। ऐसी बात नहीं थी कि वो अभय से डरती थी, बल्कि उसके सामने उसका दिल और दिमाग उसका साथ छोड़ बस उसे ताड़ने में लगे रहते थे। नित्या हिम्मत करके अभय के केबिन में गई। नित्या ने देखा अभय गुस्से में बैठा इसे ही देख रहा था। अभय को गुस्से में देख नित्या कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस बात के लिए इससे गुस्सा है। नित्या अभय की टेबल पर फाइल रख बोली, सर आपकी फाइल। नित्या के मुंह से अपने लिए सर सुन अभय की आंखें चौड़ी हो गई। अभय खुद से बड़बड़ाकर बोला, सर। इस बारे में अभय नित्या से कुछ नहीं कहता। सामने रखी फाइल खोलकर उसे चेक करने लगा। नित्या अभय के एक्सप्रेशन देख रही थी। अभय फाइल में जरूर देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान नित्या पर था। फाइल देखते हुए अभय नित्या से बोला, तो पहले ही दिन यहाँ तुम्हारे नए दोस्त बन गए। नित्या मुस्कुराकर हाँ कहती है। अभय तो बस नित्या की मुस्कुराहट देख रहा था, कि किसी और के लिए थी। ये सोचते ही अभय का खून खौल उठा। अभय गुस्से में फाइल बंद करके नित्या से बोला, अगर तुम यहाँ दोस्त बनाने से ज्यादा अपना ध्यान काम में लगाओगी तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा होगा। अभय को गुस्से में देख नित्या कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उस पर किस बात के लिए गुस्सा कर रहा था। नित्या इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बस अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर बोली, सर अब मैं जाऊं। अभय अपना सर हिलाकर हाँ कहता है, जिसके बाद नित्या चली गई। जिसके जाते ही अभय अपने बाल नोचते हुए बोला, ये तुझे क्या हो गया है? तू क्यों उस पर गुस्सा कर रहा है? वो तेरी दोस्त है। फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए बोला, हाँ अगर दोस्त है तो क्या हुआ, ऑफिस में वो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है। अभय खुद को झूठा दिलासा दे रहा था। उसकी नजर फिर से खिड़की से सोते हुए नित्या पर चली गई। इस वक्त वो अपने केबिन में अकेली थी और अभय को गुस्से में गालियां दे रही थी। नित्या की पागलों जैसी हरकतें देख अभय के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। दूसरी ओर रघुवंशी कॉर्पोरेशन में आज सबकी मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पर आकाश सेओ की चेयर पर बैठा था। वहीं उसके बगल में सोम, आदि और अमन बैठे थे, और उनकी दूसरी साइड रूही और मीरा। बाकी सब भी वहीं बैठे थे। आज सबकी हालत खराब थी, क्योंकि आकाश इस वक्त गुस्से में था। आकाश के गुस्से का कारण कोई नहीं जानता था। मीटिंग रूम में सन्नाटा छाया था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आकाश की कोल्ड मगर गुस्से भरी आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ सब? हाँ, पूरे 2 प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गए। क्या तुम सब सो रहे थे? आकाश की बात सुन आदि और अमन को भी डर लगने लगा था। आखिर लगे भी क्यों ना, आकाश का गुस्सा था ऐसा। सभी डरे सहमे बैठे थे। किसी को कुछ ना बोलते सेक्स आकाश फिर से बोला, क्या सबको सांप सूंघ गया, बोलो कुछ। जिस पर अमन डरते हुए बोला, वो भाई। अमन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसे अपने ऊपर आकाश की तपती नजरों का एहसास हुआ, जिसके होते ही उसकी बोलती बंद हो गई। अमन को कुछ ना बोलते देख अब सोम बोला, वो प्रोजेक्ट हमें ही मिलने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने हमें प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया और हमारी राइवल कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया। आकाश, जिसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया। फिर बोला, एक बार गलती हो गई, अब दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। आकाश की बात सुनते ही आने चैन की सांस ली। आकाश अपने मन में बोला, इस महेरा कुछ तो करना पड़ेगा। इतना सोचकर आकाश चला गया।
आकाश के जाते ही जैसे सबके अंदर जन आई, वरना अभी तक तो सब मुर्दे बने बैठे थे, जिनके अंदर जान ही नहीं थी। दूसरी ओर आकाश के केबिन में आकाश बैठा अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आया। कॉलर देखते ही आकाश कॉल उठाता है। आकाश अपनी कोल्ड आवाज में बोला, काम हुआ। जिस पर फोन के दूसरी तरफ से रौनक की आवाज आई, यस जीजू, जैसे आपने कहा था मैंने कर दिया। आकाश कॉल काटने वाला था कि तभी रौनक हड़बड़ाते हुए बोला, 1 मिनट जीजू, 1 मिनट जीजू, प्लीज कॉल कट मत करना। जिस पर आकाश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। एकांश की बात सुनकर रौनक का मुंह बन गया। वो लगभग रोते हुए बोला, आप हर बार ऐसे करते हैं जीजू, आखिर मैं आपका साला हूँ, कुछ तो रिस्पेक्ट करो यार मेरी। रौनक की बात सुन आकाश जिसका पर है जो चुका था, वो बोला, अगर तुम्हें बकवास करनी है तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं। इतना कहकर वो कॉल काट देता है। वही फोन के दूसरी तरफ रौनक अभी भी जीजू जीजू चिल्लाए जा रहा था। जब फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो मुंह बनाकर खुद से बोला, यार क्या है ये। एक तो इतनी मेहनत से इनका काम किया, लेकिन उसका क्रेडिट देने के बजाय मुझ पर ही गुस्सा हो गए। मतलबी इंसान। कुछ देर रुककर खुद से बोला, नहीं इंसान नहीं, शैतान। शैतान जीजा। गुस्से में रौनक कुछ भी बक रहा था। इसके बाद वो अभय के ऑफिस चला गया। वही आकाश के ऑफिस में आकाश अपने चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान लिए बैठा था। आकाश अपने हाथ में पकड़े फोन को कुछ देर तक घुमाता है, फिर लॉक खोलकर किसी को मैसेज भेजता है। काम हो गया। दूसरी ओर वाणी घर में थी। तभी अचानक से साक्षी के पेट में लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। वाणी जो इस वक्त अपने कमरे में थी, एक नौकरानी उसे आकर उसे इस बारे में बताती है। वाणी बच्चों को नैनी के पास छोड़कर दौरान साक्षी के पास गई, जो कि दर्द से चिल्ला रही थी। वाणी उसके सर पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रिलैक्स साक्षी, कुछ नहीं होगा। वाणी नौकरानी से कहकर आकाश और बाकी सबको फोन लगाने का कहती है और खुद साक्षी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जैसे ही सबको साक्षी के लेबर पेन का पता चला, सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर हॉस्पिटल के लिए भागे। आधे घंटे में सब हॉस्पिटल में थे। अमन तो भागते हुए हॉस्पिटल आया था। उसकी नजर वाणी पर गई। अमन वाणी से बोला, भाभी साक्षी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अमन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो साक्षी को लेकर कितना परेशान था। बाकी सबके चेहरे पर भी परेशानी की लकीर थी। वाणी अमन को शांत रहना का कह बोली, वो ठीक है, अंदर डॉक्टर उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं। टिया भी उनके साथ है। तुम चिंता मत करो, बचकर साक्षी दोनों ठीक होंगे। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी टिया रूम से बाहर निकलकर आई। वो परेशान दिख रही थी, जिसे देख अमन उसे पूछता है, क्या हुआ टिया, दोनों ठीक तो है ना? जिस पर टिया गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करके बोली, बच्चे के गले में काल लिपट गई, इसलिए हमें डिलीवरी में टाइम लग रहा है। अगर वो नहीं निकली तो हमें साक्षी का ऑपरेशन करना होगा। टिया की बात सुनते ही वहां सभी के होश उड़ गए। टिया आगे बोली, साक्षी पहले से ही कमजोर है, इसलिए प्रे करिए कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। क्या हुआ टिया, दोनों ठीक तो है ना? जिस पर टिया गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करके बोली, बच्चे के गले में काल लिपट गई, इसलिए हमें डिलीवरी में टाइम लग रहा है। अगर वो नहीं निकली तो हमें साक्षी का ऑपरेशन करना होगा। टिया की बात सुनते ही वहां सभी के होश उड़ गए। टिया आगे बोली, साक्षी पहले से ही कमजोर है, इसलिए प्रे करिए कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसे सुनते ही सबकी जान उनके हलक में आ गई। अमन धड़ाम की आवाज के साथ नीचे फर्श पर बैठ गया।
इसकी हालत देख सबको बुरा लग रहा था। टिया अमन को हिम्मत रखने का कहकर चली गई। बाहर लॉन में सभी लोग टहल रहे थे। करीब 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का डोर खुला, जिसके खुलते ही सभी एक साथ दरवाजे पर खड़े हो गए। टिया ने सीरियस होकर सबके चेहरे देखे, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटी हुई है और साक्षी भी ठीक है। जिसे सुनते ही सभी खुशी से झूम उठे। अमन तो खुशी के मारे नाचने ही लगा था। अमन नाचते हुए बोला, आखिर मेरी लिटिल प्रिंसेस आ ही गई, अब मुझे भी कोई डैडी बोलेगा। अमन को देख सभी हंसने लगे। वाणी भी खुश थी। वाणी टिया से बोली, क्या हम बेबी और साक्षी से मिल सकते हैं? टिया बोली, साक्षी बेहोश है और बेबी को अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है। जिसे सुन सभी परेशान होने लगे। तो टिया बोली, वो ठीक है बाबा, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, उसके बाद आप सभी उनसे मिल लेना। इतना कहकर टिया चली गई। सभी खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे। तभी सोम चौंकते हुए बोला, भाभी अवी और अनी कहाँ है? जिसे सुन सबको बच्चों का ख्याल आया। वाणी बोली, आप परेशान मत होइए, वो दोनों घर में नैनी के साथ है। जिस पर सबने चैन की सांस ली। आधे घंटे बाद साक्षी को विप रूम में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद सभी साक्षी से जाकर मिलते हैं। अंदर साक्षी बेड पर लेटी थी। उसी की ठीक बगल में हमारी नन्ही से परी लेटी थी। अमन जाकर फौरन से उसे अपने गोद में उठा लेता है, जिसे देख रूही बोली, जीजू आराम से, अभी वो छोटी है। अमन हमें अपना सर हिलाता है। अमन इमोशनल होकर अपने बच्ची से बोला, आपको पता है परी, आपके डैड ने आपका कितना वेट किया। अमन परी से बात करने में लगा था। वही साक्षी मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद सभी साक्षी से मिलकर रघुवंशी पैलेस वापस आ गए। हॉस्पिटल में साक्षी, अमन और आदि टिया बचे थे। पैलेस में वाणी और आकाश अपने कमरे में थे और दोनों अपने क्यूट बेबीज को खिला रहे थे। दूसरी ओर अभय के कमरे में अभय के दिमाग में अभी भी ऑफिस के सीन चल रहे थे, जब नैतिक ने नित्या के कंधे पर हाथ रखा था। दोनों का एक दूसरे से हंस हंसकर बातें करना सब याद करते ही जैसे उसका खून खौल उठा। अभय गुस्से में बेड से उठकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। अभय खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, मैं बार बार वही सब क्यों सोच रहा हूँ? क्यों मुझे नित्या का किसी और से बात करना अच्छा नहीं लग रहा? अभय सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने सामने खुद की शक्ल का आदमी खड़ा दिखा, जो कि अभय का ही एक्स था। जिसे देख अभय की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी अभय के एक्स ने कहा, तुझे प्यार हो गया है नित्या से, इसलिए तू उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जिस पर अभय लगभग चिल्लाते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नित्या नहीं वाणी से प्यार करता हूँ। अभय के एक्स ने कहा, अच्छा तो क्या वाणी भी तुझे प्यार करती है? भूल मत, उसने 2 बार तुझे रिजेक्ट किया है। वो तुझे बस अपना अच्छा दोस्त मानती है और कुछ नहीं, इसलिए गलतफहमी में जीना बंद कर। अक्स आगे बोला, वाणी बस अपने पति और बच्चों से प्यार करती है, इसलिए उसका पीछा छोड़ और उसे देख जिसे तू देखकर भी नजरअंदाज कर रहा है। अभय बोला, नित्या बस मेरी दोस्त है। अच्छा अगर वो तेरी दोस्त है तो तू उसे किसी और के साथ देखकर जल क्यों रहा है? अक्स ने कहा, जिस पर अभय खामोश हो गया। अभय को कुछ ना बोलते देख अक्स बोला, तुझे प्यार हो गया नित्या से कर, तू ये झुठला नहीं सकता है। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अभय उसकी हंसी सुन अपने दोनों कान पर हाथ रख उन्हें बंद कर लेता है और जोर से चिल्लाता है, चुप करो तुम। अभय की चिल्लाने की आवाज बाहर से गुजर रही नित्या भी सुन लेती है, जिसके फौरन बाद ही वो भागकर अभय के कमरे आ गई।
जहां नित्या देखती है अभय अपने दोनों हाथ अपने कान में रख आंख बंद किए खड़ा है। अभय को ऐसे देख नित्या घबरा गई और भागकर अभय के पास आ उसे हिलाते हुए बोली, अभय जी, अभय जी। नित्या के हिलाने से अभय अपने होश में आ गया। अभय आंख खोलकर सामने देखता है तो नित्या परेशान होकर उसे ही देख रही थी। नित्या की अपने सामने देख अभय के लिए को सुकून मिला और उसने फौरन से नित्या की कसके गले से लगा लिया। क्या अभय को नित्या के प्यार का एहसास होगा? क्या रौनक फिर से कोई चाल चलने वाला है? आकाश और वाणी के बीच कौन सी बातें चल रही थी? ऑडियो बाय साकिल JX07। अभय को ऐसे देख नित्या घबरा गई और भागकर अभय के पास आ उसे हिलाते हुए बोली, अभय जी, अभय जी। नित्या के हिलाने से अभय अपने होश में आ गया। अभय आंख खोलकर सामने देखता है तो नित्या परेशान होकर उसे ही देख रही थी। नित्या की अपने सामने देख अभय के लिए को सुकून मिला और उसने फौरन से नित्या की कसके गले से लगा लिया। अभय के अचानक से गले लगाने से नित्या शॉक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब अभय नॉर्मल हुआ तब जाकर वो नित्या से अलग हुआ। नित्या अभय को देखकर बोली, क्या हुआ अभय जी, आप ठीक तो है ना? अभय को थोड़ी देर पहले नित्या को गले लगाना याद आ गया, जिसकी याद आते ही अभय के गाल लाल हो गए। अभय के लाल गाल देख नित्या और कंफ्यूज हो गई। अभय को देखते हुए नित्या अपने मन में बोली, क्या ये शर्मा रहे हैं? लेकिन शर्माना तो हमें चाहिए। सोचते हुए नित्या अपने कंधे उचका लेती है। कुछ देर चुप रहकर नित्या अभय से बोली, आप ठीक है? अभय, जिसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रही थी, उसने खुद को नॉर्मल करके हाँ में अपना सर हिलाया। फिर नित्या से बोला, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभय की बात से नित्या अपने सर पर हाथ मारकर बोलो, अरे जिस काम के लिए हम आए थे वो तो भूल ही गए। अभय एकटक होकर नित्या को देख रहा था। तभी नित्या अभय से बोली, वो हम आपको ये बताने आए थे कि कल से हम आपके साथ ऑफिस नहीं जाएंगे। नित्या की बात सुनते ही अभय की आंखें छोटी हो गई। वो नित्या को भौहें सिकोड़कर देखते हुए बोला, और वो क्यों? जिस पर नित्या अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली, वो इसलिए क्योंकि कल से हमें विवेक जी लेने आएंगे। विवेक का नाम सुनते ही अभय के चेहरा, जो थोड़ी देर पहले नॉर्मल था और अब गुस्से से लाल हो चुका था, अभय इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। अभय को अगर कोई देख लेता तो डर जाता, लेकिन नित्या ने अभी तक उसका चेहरा ही नहीं देखा था क्योंकि वो अभय की तरफ पीठ करके खड़ी थी। नित्या इस बात से अनजान आगे बोली, विवेक जी बोल रहे थे कि वो हमें अपने साथ ले जाएंगे और ऑफिस से घर भी छोड़ देंगे। अभय गुस्से भरी आवाज में बोला, क्या मेरे साथ जाने में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नित्या बोली, नहीं, लेकिन आप हमारे बॉस हैं, अगर हम आपके साथ आएंगे जाएंगे तो लोग कहीं कुछ गलत बातें न बनाने लगे, इसलिए। इससे आगे नित्या कुछ कहती, अभय नित्या की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लेता है। अभय ने ये इतनी जल्दी किया कि नित्या को संभलने का मौका नहीं मिला और नित्या सीधे अभय के सीने से जा लगी। नित्या हैरानी से अभय को देख रही थी। अभय अपने दांत पीसते हुए बोला, लोग क्या कहेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात, तुम उस लड़के से दूर रहो। अभय ने इतने गुस्से में कहा था कि नित्या भी अभय के गुस्से को देखकर डर गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अभय को कुछ भी कहने की। नित्या अभय की आंखों में देख रही थी जो कि गुस्से से लाल हो चुकी थी। नित्या के होठ डर से कांप रहे थे। अभय की नजर नित्या के होठों पर थी। नित्या के गुलाबी होठ देख अभय अपना कंट्रोल खो देता है और अपने रूखे होठ नित्या के गुलाबी होठों पर रख उसे किस करने लगता है। अभय की इस हरकत से नित्या की आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना बंद कर दिया था।
वही नित्या के होठों से अपने हाथ मिलते ही अभय अपने होश खो बैठा और पैसेनेटली किस करने लगा। अभय नित्या के निचले होठ को शक कर रहा था। शक करते करते वो बाइट करने लगा। जब नित्या को एहसास हुआ वो खुद को अभय से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नित्या अभय से दूर होने की कोशिश करने लगी। वो झटपटा रही थी। नित्या के झटपटाने से अभय को गुस्सा आ रहा था। जितना नित्या झटपटाती उतना ही अभय की पकड़ उस पर कस जाती। नित्या जब खुद को अभय से नहीं छुड़वा पाई तो उसने खुद को अभय के हाथ सौंप दिया। नित्या को रुकते देख अभय के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। अभय अपने दोनों हाथ नित्या की कमर पर लपेटकर उसे किस करने लगा। अभय नित्या के होठों को चूम रहा था। वो नित्या को फ्रेंच किस करना चाहता था लेकिन नित्या अपना मुंह नहीं खोल रही थी, जिससे चिढ़कर अभय नित्या के कुर्ते के अंदर अपना हाथ डाल इसे जोर से चिमटी काटता है। अभय के ऐसा करते ही नित्या के मुंह से आह निकल गई और इसी का फायदा उठाकर अभय नित्या के मुंह से अंदर अपनी जीभ डालकर उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उसका एक हाथ नित्या की पीठ पर और दूसरा नित्या की कमर पर चल रहा था। आधे घंटे तक किस करने के बाद जब नित्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर भय उसे छोड़ता है। अभय के नित्या के होठ छोड़ते ही नित्या जोर जोर से सांस लेने लगी। नित्या की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर थोड़ी देर पहले अभय उसे नहीं छोड़ता तो वो बेहोश हो जाती। अभय की नजर अभी भी नित्या के होठों पर थी। उसका दिल एक बार फिर से नित्या को चूमने को कर रहा था। अभय और नित्या दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। थोड़ी देर में नॉर्मल होने के बाद नित्या अभय को घूर कर देखने लगी। हाँ, भले ही नित्या अभय को पसंद करती थी लेकिन वो अभय के ऐसे किस करने से गुस्सा था। आखिर ये उसकी पहली किस थी जो कि अभय ने चुरा ली थी। अभय नित्या को खुद को घूरते देख उससे बोला, क्या ऐसे क्या घूर रही हो? जिस पर नित्या गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें किस करने की? आपको पता है वो हमारी पहली किस थी। कहते हुए नित्या की शक्ल रोने जैसे हो गई थी। अभय ने जब नित्या की बात सुनी तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। अभय नित्या को देखते हुए अपने मन में बोला, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, जैसे मैंने इसकी जिंदगी हो छीन ली हो। आखिर मेरा भी तो पहला ही किस था। किस का याद करते ही उसकी नजर अपने आप नित्या के होठों पर चली गई। नित्या कुछ और बोलती उससे पहले अभय बोला, ये तुम्हारी पनिशमेंट है किसी दूसरे लड़के के साथ बात करने की, और अब से तुम उससे क्या किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, और करोगी तो। इस बार नित्या थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, नहीं तो क्या? हाँ, क्या कर लोगे? अभय अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के नित्या के कान पास जाकर बोला, वही जो अभी किया। अभय की बात सुनते ही नित्या की आंखें बड़ी हो गई। अभय आगे बोला, वैसे ये मेरी भी पहली किस थी। इतना कह वो नित्या से दूर हुआ और बोला, अब तुम जा सकती हो और सुबह तैयार रहना ऑफिस जाने के लिए। इतना कहकर अभय खुद ही कमरे से बाहर बालकनी में चला गया। नित्या तो बस बुत बनी उसकी हरकतें देख रही थी। उसे समझ आ रहा था आखिर अभी अभी क्या हुआ। नित्या खुद से बोली, अजीब आदमी है, मुझे जाने का कहकर खुद से यहाँ से चले गए। नित्या के दिमाग में अभी भी अभय की किस गूंज रही थी। किस का याद करते ही नित्या के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। वो फौरन अभय के कमरे से भाग गई। वही अभय बालकनी में लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने को कोशिश कर रहा था। जब से उसने नित्या को किस किया उसकी बॉडी को डिजायर बढ़ने लगी थी। अगर नित्या थोड़ी देर और अभय के सामने रहती तो पक्का अभय उसे दोबारा किस कर देता। इसलिए वो भागकर बालकनी में आ गया। अभय खुद से बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, उसे देखकर मैं अपना कंट्रोल खो बैठा।
अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अभय खुद से बोला, खैर मुझे क्या, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया है तो अब से वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे हर बुरे लोगों से बचाऊंगा। सोचते हुए अभय फिर से नित्या के बारे में सोचने लगा। अब शायद अभय नित्या के लिए अपनी फीलिंग्स महसूस करने लगा था। अगली सुबह सब लोग नीचे बैठे थे, सिवाय नित्या को छोड़कर। डाइनिंग टेबल पर अभय जब नित्या को नहीं देखता तो तब उसे अपने दिल में कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। वाणी बोलती है, नित्या कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? जिस पर रूही बोली, मैडम सुबह सुबह हॉस्पिटल चली गई। मैंने बहुत रोका कि हम सब साथ चलेंगे पर वो नहीं मानी। बोल रही थी कि उसे बाद में ऑफिस जाना है। जिस पर वाणी बस हाँ में जवाब देती है। सबके नाश्ता करने के बाद वाणी को छोड़कर सभी ऑफिस चले गए। आज रौनित वाणी के साथ रुका था या कहीं रोका गया था। अभय वाणी के सामने अपना सर झुकाकर बैठा था। वहीं वाणी उसे घूर रही थी। जब बहुत देर तक दोनों कुछ नहीं बोले तो वाणी थोड़े गुस्से में बोली, इस बात तुमने कौन सा कांड किया है? वाणी को बात सुनकर रौनित अपनी नजर इधर उधर फिराने लगा ताकि उसे नित्या से आंखें न मिलाना पड़े। रौनित को कुछ न कहते देख इस बार नित्या तेज आवाज में बोली, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जिसे सुन रौनित डर गया और डरते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो बस उन्हें सजा दी है और वो डांकिनी यही डिजर्व करती है। रौनित का सर अभी भी नीचे था, जैसे उसका बस चलता तो धरती खोदकर उसी में घुस जाता। वाणी बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसा करने से क्या हो सकता था, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। रौनित कुछ कहता उससे पहले ही वाणी बोली, आज से पूरे 1 महीने तक तुम्हारा टिया से मिलना बंद। वाणी की बात सुनते ही रौनित जैसे सदमे में चला गया। वो सोफे से खड़ा हो लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या? वाणी आराम से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चली गई। रौनित पीछे से आवाज देते हुए नित्या को रोकता रहा, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। दूसरी ओर अभय के ऑफिस में पिछले 1 घंटे से अभय नित्या के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नित्या आ ही नहीं रही थी। अभय अपने केबिन में चक्कर लगाते हुए अपने हाथ में पहनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए खुद से बड़े डर रहा था। ऑफिस खुले पूरा 1 घंटा हो गया लेकिन ये अभी तक नहीं आई। अभय की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नित्या के नाज से वो बेचैनी में बदल गई। अभय नित्या को अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाएगा? आखिर रौनित ने किसे सजा दी है? अब रौनित क्या करेगा? आखिर कहाँ गई नित्या? ऑडियो बाय साकिल JX07। अभय के ऑफिस में पिछले 1 घंटे से अभय नित्या के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन नित्या आ ही नहीं रही थी। अभय अपने केबिन में चक्कर लगाते हुए अपने हाथ में पहनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए खुद से बड़े डर रहा था। ऑफिस खुले पूरा 1 घंटा हो गया लेकिन ये अभी तक नहीं आई। अभय की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नित्या के न आने से वो बेचैनी में बदल गई थी। अभय कुछ सोचकर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। रिसेप्शनिस्ट से कॉल रिसीव हुआ। कॉल रिसीव होते ही अभय बोला, क्या मिस नित्या ऑफिस आई? जिस पर दूसरी तरफ से लड़की की आवाज आई, सर वो अभी तक नहीं आई है। जिसे सुनकर अभय बेचैन हो गया। अभय बोला, ठीक है, जैसे ही वो आए मुझे इन्फॉर्म करना। इतना कहकर अभय कॉल काट देता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की अचंभे से कभी फोन को देखती तो कभी सामने की तरफ। अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ था कि अभय 10वीं बार रिसेप्शन पर कॉल करके नित्या के बारे में पूछ चुका था, जिससे अब रिसेप्शन में बैठी लड़की परेशान हो चुकी थी। लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वो हैरान थी कि उसका बॉस, जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो आज एक लड़की का इंतजार कर रहा था।
अभय की हरकतें कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों जैसी थी। अभय फिर से रिसेप्शन में कॉल करने वाला था कि तभी उसके सेबन का दरवाजा खुला और अभय का असिस्टेंट अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइल के साथ एक लेटर था। असिस्टेंट फाइल टेबल पर रखकर अभय से बोला, सर वो। असिस्टेंट आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अभय उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, सब छोड़ो, पहले ये पता करो कि नित्या अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। अभय की बात सुनते ही असिस्टेंट अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। असिस्टेंट को खुद को घूरता देख अभय बोला, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? असिस्टेंट हड़बड़ाकर बोला, कुकू कुछ नहीं सर। इससे आगे असिस्टेंट कुछ कहता अभय बोला, ये क्या हकला रहे हो? असिस्टेंट अपने मन में बोला, तारांकन क्या आज इन्होंने सुबह से नशा कर लिया है? असिस्टेंट अपने ख्यालों में खोया था कि तभी अभय बोला, मैंने कुछ कहा है तुमसे? अब जाकर असिस्टेंट अपने होश में आया। वो जल्दी से एक लेटर अभय के सामने रखते हुए कहता है, सर नित्या जी ने कुछ दिनों की लीव एप्लीकेशन दी है। वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी। जिसे सुनते ही अभय की भौहें सिकुड़ गई। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, मैडम को ऑफिस ज्वाइन किए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और उनका लीव एप्लीकेशन आ गया। अभय खुद से आगे बोला, कहीं ये कल रात की किसके कारण तो नहीं। सोचते ही अभय को अपनी ओर नित्या की किस याद आ गई, जिसके याद आते ही अभय के चेहरे पर अपने अपने मुस्कुराहट आ गई। अभय को बिना बात के मुस्कुराते देख असिस्टेंट सदमे में चला गया। वो अंधे फाड़े अभय को देख रहा था। अपने मन में बोला, अब तो मुझे पक्का यकीन जो गया है कि मेरा खड़ूस बॉस सठिया गया है। हाय मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब क्या करूं मैं? असिस्टेंट अपने मन में कह रहा था। उसकी शक्ल रोने जैसे हो गई थी। अभय जो अपने ख्यालों में खोया था उसका ध्यान टूटा। उसने घूरकर असिस्टेंट को देखकर बोला, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर अपना काम करो। अभय के कहने की देर थी, असिस्टेंट वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अभय जिसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट थी, अभय चेयर को गोल गोल घुमाते हुए खुद से बोला, तो मिस नित्या मुझसे छुपने को कोशिश कर रही है। करिए, कब तक करेगी, आखिर आना तो आपको हमारे पास ही है। दूसरी ओर नित्या जो हॉस्पिटल में बैठी थी, बेचारी का हिचकियां ले लेकर बुरा हाल था। अब तक वो 2 गिलास पानी पी चुकी थी लेकिन उसकी हिचकी बंद नहीं हुई। नित्या तीसरी पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाते हुए बोली, पता नहीं कौन हमें याद कर रहा है जो हिचकियां बंद होने का नाम नहीं ले रही। क्या अभय नित्या को अपनी फीलिंग बता पाएगा? आखिर क्या कारण है जो नित्या अभय से दूर भाग रही है?